बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में बात हो चुकी है कि हमारा इंडेक्स क्यों मूव कर रहा है, इंडेक्स को कैसे मूव करवाया जा रहा है और सारी न्यूज़ बेस्ड स्टोरीज हैं। तो देखें, सोमवार का जो सेशन है उसको चलाने के लिए आपको न्यूज़ मिल चुकी हैं कि 21 सऊदी कंपनियां इतवार की शाम को पाकिस्तान पहुंचेंगी। तो ये भी अच्छी बात है कि इतवार की शाम को पहुंचेंगी और सोमवार को मंडे वाले दिन सुबह इंडेक्स ओपन होगा, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे भी खबरों के ऊपर इंडेक्स चलाया जा रहा है, तो चलें थोड़ा सा ईंधन और सही। उसके बाद आईटी, टेलीकॉम सेक्टर, तवानाई समेत अहम कंपनियां शामिल। पाकिस्तान के लिए सुनहरी दौर बहुत जल्द आ रहा है, तो देखें अच्छी खबरें हैं। अब देखें, इसको सारी चीजों को देखते हुए कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी जो कि लास्ट वीडियो में रह गई थी। लास्ट वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें इस पे नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है वो जिक्र करूंगा। एक चीज ज़हन में रखें कि हमें बहुत सी बाय कॉल मिलती हैं। कुछ बाय कॉल मैं शेयर करता हूं, कुछ सदीकी साहब देते हैं इमरजेंसी में कि फलां स्टॉक उठा लें, जिसमें वो मूव देखते हैं या देखते हैं जिसमें वॉल्यूम बड़े अच्छे ट्रेड हो रहे हैं, तो वो कहते हैं इसको ले लो और आगे चल के 2, 4, 5 रुपए का प्रॉफिट गेन करके निकल जाना। अब उससे पहले भी कुछ हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक मौजूद होते हैं, कुछ में हम स्टॉक होते हैं, कुछ में हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन वो रिलीज करने को या वो स्टॉक सेल करने को हमारा दिल नहीं करता। तो ऐसी सूरत में एक नई खबर आ जाती है या कुछ नया स्टॉक सामने आता है कि इसको बाय कर लें। जैसे कि जुमे वाले सेशन में FFBL आया, तो इसकी जो बाय कॉल थी या जो बाइंग इसका लेवल बन रहा था, उस टाइम ये मूव कर रहा था तकरीबन 34 रुपए 80 पैसे पे, और स्टॉप लॉस 34.10 34.20 का इसका स्टॉप लॉस था। अब चूंकि मेरे पोर्टफोलियो में पहले स्टॉक मौजूद थे, कैश भी थी, तो मैंने कहा चलें इस पे रिस्क लेते हैं। जो पोर्टफोलियो का कोटा है वो तो पहले ही पूरा था, ये एक चस्का ट्रेड थी। तो चस्का ट्रेड के लिए इसकी जो करंट प्राइस चल रही थी वो थी 34 रुपए 80 पैसे। मैंने इसको 34 रुपए 70 पैसे पे लगा दिया कि अगर मिलता है तो ठीक, और अगर नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा ठीक। तो उसके बाद 34.70 में मुझे FFBL मिल गया। मेरे साथ यही बाय कॉल मैंने शेयर की थी फयाज भाई के साथ, उन्होंने भी उठा लिया 34 रुपए 70 पैसे पे। इसने थोड़ा तंग किया हमें 34, 70, 80, 90, फिर 35, 10, उसके बाद फिर नीचे 35 से नीचे। तो चूंकि ये चस्का ट्रेड थी, मैंने इसको रिलीज कर दिया तकरीबन 35 रुपए 30 पैसे पे। उसके बाद भी इसने 35 रुपए 60 पैसे दिखाया, लेकिन मैं उससे पहले इससे एग्जिट ले चुका था। जो मैंने इसमें से कमाने थे तकरीबन आप कह सकते हैं 60 पैसे 70 पैसे, वो मैंने इससे गेन किया और मैं इससे निकल गया। तो एक तो ये चीज माइंड में रखें कि जितने भी स्टॉक बाय किए जाते हैं वो जरूरी नहीं होता कि सब के सब आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी GHNI पड़ा हुआ था, उसके बाद साजगार भी था उस टाइम मेरे पास, DFML भी था, एयरलिंक भी था। तो जब इतने स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास पोर्टफोलियो में पड़े हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है कि चूं चूं का मुरब्बा बनाया जाए। आप यकीन माने कि मैंने इसको लिया था 34 रुपए 70 पैसे पे। अगर ये मूव ना देता और मुझे 34 रुपए 80 पैसे पे निकलना पड़ता, तो मैंने इससे निकल जाना था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो अपने पोर्टफोलियो में पड़े थे अच्छे स्टॉक या जिन पे मैंने मूड बनाया था कि ट्रेड लेनी है, मैंने वो अपने पास रखने थे और इसको निकाल देना था। आप क्या करते हैं कि जो स्टॉक पकड़ लेते हैं, जितनी देर तक वो 2-3 हजार की दिहाड़ी ना लगवाए, आप कहते हैं कि नहीं इसको बाय कर लिया है, अब ये कुछ देगा तो फिर ये इसकी जान छोड़नी है। जो स्टॉक बहुत क्लोज मूवमेंट के साथ चल रहे होते हैं, कि जैसे आपने 34.70 पे पकड़ा, वो कभी आपको दिखा रहा है 34.90, फिर 34.80, फिर 34.70, तो कभी भी वो 50 पे भी जा सकता है, 40 पे भी जा सकता है। एक तो आप लालच को ले लें, लालच एक मेन पॉइंट हो सकता है आपका फंसने का। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, जो कॉमनली जो बहुत आम तौर पे किया जाता है और हम उसमें फंसते हैं, वो ये है कि मेरे पास एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मेरे पास एयरलिंक पड़ा हुआ है 1000 शेयर 70 रुपए की, उसकी मेरी बाइंग है। अब जो करंट प्राइस चल रही है एयरलिंक की, कभी वो 65 पे जा रहा है, कभी 66 पे, कभी 64, 65, 66, इस रेंज में मूव कर रहा है। मेरे पास कैश भी पड़ी है, मैं क्या करता हूं कि 1000 मेरे पास 70 में पड़ा हुआ है एयरलिंक, मैं उसे 65 में 1000 और बाय करता हूं। मूड मेरा ये था कि एयरलिंक से मैंने निकलना है। कभी ये 65 को टच कर रहा है, कभी 67 तक जाता है, फिर 64 तक आता है, और तकरीबन 3-4 घंटे से इधर ही मूव कर रहा है। तो मेरा मूड ये बनता है, कैश मेरे पास पड़ी है, मूव ये दे नहीं रहा, लिहाजा ऐसा किया जाए कि इसको थोड़ा सा एवरेज किया जाए, और अगर 67, 68 दिखाता है तो मैं इसमें से निकल जाऊं।
मैं क्या करता हूं, पहले मेरे पास एयरलिंक पड़ा था 70 रुपए में, मैंने 65 रुपए में 1000 एयरलिंक और बाय कर लिए। अब 2000 एयरलिंक मेरे पास हैं और एवरेज उसकी आ रही है 67.5। ब्रोकर की फीस को छोड़ दें, वो थोड़ी सी ऐड आप कर लें, जितनी भी एवरेज उसकी बनती है 68 बन जाएगी। तो मेरा माइंडसेट ये था कि मैंने 2000 एयरलिंक कर लिए हैं, 1000 मेरे पास पहले था, दूसरा 1000 मैंने सिर्फ एवरेज के लिए लिया है। जब एयरलिंक 68 पे जाएगा तो मैं एयरलिंक से निकल जाऊंगा। अब होता क्या है कि एयरलिंक 68 पे आ जाता है, आपको इधर आके लालच फिर आपके ऊपर हावी होती है कि यार अभी अगर 1 रुपया ऊपर जाएगा तो मेरे पास 2000 स्टॉक पड़े हैं, बजाय इसके कि मैंने जो 1000 एवरेज के लिए लिया था उसको बेचता हूं तो मुझे 1 रुपए पे सिर्फ 1000 बचेगा। ऐसा करता हूं, इस 2000 के 2000 को रहने देता हूं, जो एवरेज करने के लिए लिए थे वो भी मेरे पास रहे। तो एयरलिंक 1 रुपया ऊपर जाएगा तो मुझे 2000 का प्रॉफिट होगा, 2 रुपये ऊपर जाएगा तो मुझे 4000 का प्रॉफिट होगा। आप फिर उस लालच में 2000 के 2000 होल्ड कर लेते हो। एयरलिंक क्या करता है, 68 दिखाता है, उसके बाद फिर जाके 64 पे खड़ा हो जाता है। फिर आपको पता चलता है कि ओहो मैंने ये क्या कर दिया। फिर आप दुआएं भी करते हैं अल्लाह से कि अभी एक दफा ये 68 पे जाए तो मैंने टोटल के टोटल में से निकल जाना है। तो देखें, पहले अपना माइंडसेट बहुत क्लियर किया करें कि जो मैं एवरेज के लिए ले रहा हूं इसको मैंने ब्रेक इवन पे निकाल देना है, और जो पुराना मेरे पास 1000 स्टॉक पड़ा हुआ है उससे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, उसी 1000 से ही प्रॉफिट बुक करूंगा। तो जो क्वांटिटी आप एवरेज करने के लिए लेते हैं उस क्वांटिटी को जब आपकी वो बाइंग प्राइस के पास स्टॉक की प्राइस पहुंच जाती है तो जो आपने बाद में क्वांटिटी बाय की होती है, बाद में जितने भी स्टॉक, जितने शेयर उस स्टॉक के बाय करते हैं उन्हें कम से कम रिलीज कर दिया करें। बात एयरलिंक की हो रही है तो चलें जो बाय कॉल है वो भी एयरलिंक की ले लें। एयरलिंक असल में जब आईटी सेक्टर में प्रेशर था नेट सोल की वजह से, उस वजह से एयरलिंक में भी प्रेशर देखा गया। वैसे एयरलिंक के पास जो न्यूज है वो ठीक है कि मोबाइल बना रही है और ये एक्सपोर्ट करेंगे और जैसा भी है, तो एक गुड न्यूज है एयरलिंक के लिए। और देखा जाए तो एयरलिंक का रिजल्ट इतना बैड नहीं आया था, लेकिन जो इसके रिजल्ट में वो थोड़ा सा उन्होंने एक डाउट पैदा कर दिया कि पहले रिजल्ट कुछ और अनाउंस किया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद रिजल्ट में करेक्शन की, तो एक वो चीज इसको लेके बैठ गई। और दूसरा आईटी सेक्टर में प्रेशर जो है वो एयरलिंक को ज्यादा प्रेशर दे गया। वैसे देखा जाए तो स्टॉक ठीक है, पीछे भी सस्टेन कर रहा था। अभी जो इसने क्लोजिंग दी है एयरलिंक ने वो इसकी 72.25 पे है, यानी कि 72 रुपए 25 पैसे पे। अभी भी इसको आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सस्टेन करने दें 75 के ऊपर, 75 रुपए से ऊपर इसको जाने दें और थोड़ा सस्टेन करने दें, अपने पांव पे अगर खड़ा रहता है 75 के ऊपर तो उधर मेरे ख्याल से आप बाय करें तो एक अच्छी, ज्यादा अच्छी बाइंग इसकी बन सकती है। स्पोर्ट की अगर बात करें तो तकरीबन 68-69 के पास इसके पास बड़ी जबरदस्त एक सपोर्ट मौजूद है। और अगर आप स्टॉप लॉस यूज करना चाहें तो 65 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अगर ये 75 को सस्टेन करता है तो फिर आगे आपको 83, 84, 85, 86 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ईफट की बात करें तो ईफट में काफी प्रेशर देखा गया, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने उस दिन काफी हद तक फर्टिलाइजर में सेलिंग की थी और इदारों ने इसको बाय किया था। जो इसकी लास्ट क्लोजिंग है वो 154.93 पे है। इसको अगर आप बाय करना चाहें तो 152 से लेके 153 तक इसकी अच्छी बाइंग बन सकती है, और अगर उससे नीचे जाता है तो 143 से लेके 144 तक दोबारा इसको एवरेज भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 138 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं, और अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो 158 से लेके 167 तक इसका जो टारगेट प्राइस है या टारगेट लेवल एक रखा जा सकता है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में अगर देखें तो डीजी खान सीमेंट ने अच्छी मूव दी जुमे वाले सेशन में। इसके पास एक ब्रेकआउट लेवल था तकरीबन 77 से लेके 78 तक, वो जुमे वाले सेशन में इसने ब्रेक कर लिया। अगर आप इधर ही करंट प्राइस पे भी इसको पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप करंट प्राइस पे इसको पकड़ते हैं तो फिर आप इसमें स्टॉप लॉस यूज करेंगे 67 का। और अगर आप इसको 85 पे सस्टेन करने दें, पहले देख लें, ऊपर देखें डबल टॉप इधर बना चुका था 84-85 पे, तो अगर थोड़ा सा सब्र कर लें और देख लें कि 85 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, और 85 के ऊपर जाके इसमें बाइंग करें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है कि एक शॉर्ट ही आपको हो जाएगी कि ठीक है इसने ब्रेकआउट दे दिया है। जो पहले 2 दफा जहां से रेजिस्टेंस लेके आ चुका था उसको भी ब्रेक कर लिया, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शॉर्ट ही आपके पास होगी।
और नेक्स्ट लेवल जो है आपको वो ये 90, 94 और 100 रुपए तक का दिखा सकता है। अगर आप इसको 85 पे बाय करते हैं तो फिर 80 पे आप इसका स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। बाकी फिर सोमवार वाले दिन हिकमत अमली यही रखें कि जो आपके पोर्टफोलियो में पहले स्टॉक पड़े हैं, अगर आपको इंडेक्स मौका देता है तो उन्हें रिलीज करें, उन्हें सेल करें, उनसे प्रॉफिट बुक करें। और अगर आपने चस्का लेना है तो चस्का लेने का तरीका भी आपको बता दिया। और अगर आपने कुछ चीज एवरेज करनी है तो ये भी बता दिया कि जो नई चीज आप बाय करते हैं, जो नई क्वांटिटी, नए शेयर खरीदते हैं आप पुराने शेयर को एवरेज करने के लिए, तो जब आपकी बाइंग के पास, आपकी जो खरीदारी है उसके पास रेट आते हैं, तो जो आपने बाद में बाइंग की होती है उसको सेल कर दिया करें और जो पुराने आपके पास पड़े हैं उन्हें अपने पास रख लिया करें। तो मेरे ख्याल से सारी हिकमत अमली आपको समझा दी और यह भी बता दिया कि चूं चूं का मुरब्बा ना बनाएं, रिजर्व होकर काम करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।